नमस्कार दोस्तों। आज है 28 सितंबर और आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो के अंत में एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और उस अभ्यास प्रश्न का उत्तर दीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले कल का प्रश्न था आप लोगों का कि जस्टिन ट्रूडो तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कनाडा। तो जैसा कि हम लोग कुछ इनके बारे में विशेष जानते हैं कि कनाडा के लिबरल नेता प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से चुनावी जीत हासिल कर ली है, लेकिन इस बार भी वो बहुमत से 2 कदम दूर रह गए हैं। मतलब पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं थी, लेकिन तब भी वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के हार स्वीकार कर लेने के बाद 49 साल के करिश्माई नेता जस्टिन ट्रूडो का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है माना जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये बहुत ही युवा नेता हैं और 49 साल के ही दरमियान ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की जनता ने उनके दल के पक्ष में साफ जनादेश दिया है। उन्होंने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने हमें दोबारा काम करने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। और आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो युवा नेता हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में स्थापित, यहाँ पर सॉरी होगा और गलती से टाइपिंग हो गया है। और तो हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। और आप लोगों का पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा राजस्थान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का आंसर है तीसरा राजस्थान, तीसरा राजस्थान। ठीक है। तो आज जयपुर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान में 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। कर्नाटक में 7,469 और 5,708 मेगावाट क्षमता के साथ गुजरात तीसरे पायदान पर है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और सूरज से ज़्यादा बिजली लेने के लिए प्रदेश में लगातार सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सोलर सिस्टम का यहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और विकसित किए जा रहे हैं। और 2030 तक 30,000 मेगावाट क्षमता का टारगेट है, नई सोलर पॉलिसी में अंकित किया गया। और अक्षय ऊर्जा निर्माण के अवसरों का दावा है कि प्रदेश में जिस तरह काम हो रहा है राजस्थान आगे भी अव्वल रहेगा। आप लोगों का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। आपका पहला ऑप्शन है यस बैंक, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा ICICI बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही उत्तर है डी, ICICI बैंक। तो हाल ही में HPCL ईंधन भुगतान के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। इनमें ICICI बैंक के द्वारा यूजर्स को, यहाँ पर ICI हो गया है गलती से, तो यूजर्स को एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। यूजर्स को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के साथ कई बेनिफिट्स और पॉइंट्स मिलेंगे। ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड नामक यह कार्ड ग्राहकों को फ्यूल के साथ बिजली, मोबाइल, बिग बाजार, डीमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर और ई-कॉमर्स पोर्टल सहित अन्य कैटेगरी बेस्ड इन क्लास बेनिफिट्स और लाभ प्रदान करेगा। तो ऐसा है कि वो जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, आप सिर्फ ईंधन भुगतान के लिए उसका उपयोग करेंगे, ऐसी कोई बाधा नहीं है। आप लोग जैसे मोबाइल, आपका बिग बाजार हुआ, डीमार्ट डिपार्टमेंट और कोई भी कॉमर्शियल चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विजय संस्कृति महोत्सव आयोजित करेगी।
और इसका सही प्रश्न है कोलकाता बी। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मना रही है। इसी कार्यक्रम में सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। महानगर के नंदन व रविंद्र सदन सभागार में 26 से 29 सितंबर तक यह महोत्सव आयोजित होगा। इसमें कहा गया है कि इस महोत्सव के दौरान पहली बार सेना द्वारा आयोजित यह एक तरह का फिल्म महोत्सव है जिसमें युद्ध से जुड़ी लोकप्रिय फिल्में दिखाई जाएगी। उद्घाटन समारोह में आर्मी बैंड और यहाँ आर्मी बैंड होगा, एक सिविल बैंड के बीच एक नया सहयोग देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह 26 सितंबर से ही शुरू होने वाला था और यह शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये शुरू हो चुका है 26 सितंबर को ही, और इसकी शुरुआत मतलब उद्घाटन हुआ है कोलकाता में, और आप लोग देख भी सकते हैं ये उद्घाटन करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आप लोगों का निकल के आता है कि हाल ही में किसने हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। आपका पहला ऑप्शन है अमिताभ घोष, दूसरा विजय गोखले, तीसरा चेतन भगत, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा बी विजय गोखले। विजय गोखले द्वारा लिखित द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक, इस नई पुस्तक में भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के चश्मे के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं। और यह पुस्तक एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है जिसका उपयोग चीन रासायनिक वार्ता के लिए करता है। उनकी पहली पुस्तक तियान में स्कायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोस्टेट इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी, और आप लोग कवर पे देख सकते हैं पुस्तक की द लॉन्ग गेम और हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विथ इंडिया, विजय गोखले। ठीक है, आप लोगों का 5वां प्रश्न है कि हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। आप लोगों का पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। पूर्व मंत्री रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। निर्विरोध मतलब उनके विपक्ष में कोई भी नेता वैसा मतलब प्रबल दावेदार माना नहीं जा रहा था, कोई खड़ा नहीं हुए थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती के पूर्ववर्ती रेवती मोहन दास ने इस महीने के शुरुआत में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अचानक पद छोड़ दिया, और त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष विश्वा बंधु सेन, जो इस पद के प्रबल दावेदार थे, ने मानसून सत्र के पहले दिन सदन के अध्यक्ष के रूप में चक्रवर्ती के नाम की घोषणा की है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके रतन चक्रवर्ती हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों का 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने यही सफलता साधो नामक पुस्तक लिखी है। और आपका पहला ऑप्शन है निरुपमा राव, दूसरा है संदीप द्विवेदी, तीसरा है अमिताभ घोष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी संदीप द्विवेदी। और आज हम लोग उनके बारे में कुछ विशेष जानते हैं कि संदीप द्विवेदी एक भारतीय कवि, कहानीकार और एक प्रेरक वक्ता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था, और वे UIT RGTU भोपाल से इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। कविता और साहित्य के क्षेत्र में गहरी रुचि के चलते अपने कविता और कहानियाँ लेखन के साथ विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कविताओं और कहानी का पाठन करना भी शुरू किया है। संदीप द्विवेदी ने न केवल अपनी रचनाओं को बल्कि भारतीय साहित्य के महान कवियों के क्लासिक को भी पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही रचना पढ़ते हैं। आप मौका मिले, समय मिले तो आप लोग उनके YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, कवि संदीप द्विवेदी जी करके है, और उनके द्वारा रश्मि रथी का बहुत ही अच्छा पाठन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और उन्होंने विभिन्न TV चैनलों, FM रेडियो, आकाशवाणी और कई राष्ट्रीय कविता कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिभा साझा करने के लिए समय समय पर बुलाया जाता है।
और ऐसा नहीं है कि वो अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ उनको आप लोग रेडियो एफएम पे भी कभी कभी देख सकते हैं, टीवी चैनल पर भी, आकाशवाणी में उनको आमंत्रित किया जाता है। और उनका यही सफलता साधो नामक जो पुस्तक है, ये कवर पेज है आपका। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ राज्य मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोहिमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कोहिमा। तो केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी 23 से 25 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। और अपनी यात्रा के दौरान नागालैंड चरण के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और नागालैंड में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कोहिमा, नागालैंड में राज्य मिट्टी और जल संरक्षण निदेशालय में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और परियोजना को डोनर मंत्रालय के तहत फंड प्रदान किया गया है और इसका उद्देश्य नागालैंड के किसानों का कल्याण करना और इस प्रमुख कृषि भूमि में लाभदायक फसलों को प्राप्त करने में मदद करना है। और उन्होंने कहा, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और मिट्टी में तकनीकी हस्तक्षेप के महत्व को समझता हूं। वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका बैकग्राउंड कोई ज़्यादा खास नहीं है, ग्रामीण है। और उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में तकनीकी हस्तक्षेप के महत्व को समझता हूँ। यह मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला अत्याधुनिक प्रणाली है और मुझे विश्वास है कि नागालैंड में कृषि बिरादरी लाभान्वित होगी। अब 8वां प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? आपका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड के निर्देशक कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। यह आयोजन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित किया गया था और 23 सितंबर 2021 को मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया था। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड में राज पठारे हैं, कपिल पठारे हैं और ये राज्यपाल है महाराष्ट्र के। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? और पहला ऑप्शन आप लोगों का है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा पंजाब। आईपीएस इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है और पंजाब के डीजीपी आईपीएस दिनकर गुप्ता के छुट्टी पर जाने के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। इकबाल प्रीत सिंह वर्तमान में विशेष डीजीपी सशस्त्र बीएनएस जालंधर पंजाब पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। पंजाब में कैबिनेट विस्तार के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इकबाल प्रीत सिंह सहोता 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उन्हें स्पेशल डीजीपी बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, यही इकबाल प्रीत सिंह सहोता डीजीपी बने हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है। और 10वां प्रश्न आता है आप लोगों का कि हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? और आप लोगों का पहला ऑप्शन है वीआर चौधरी, दूसरा अजीत जोशी, तीसरा वीरेंद्र सिंह पठानिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और कुछ विशेष हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। पठानिया की नियुक्ति का आदेश सरकार ने शुक्रवार को जारी किया था और वह 30 सितंबर को कार्यभार संभालेंगे। पिछले अधिकारी के सेवानिवृत्त लेने के बाद यह
पद महीनों से खाली पड़ा था, मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका था और वो पद बहुत दिनों से क्या था, खाली था। और पठानिया इससे पहले विशाखापट्टनम में फोर्स के ईस्टर्न सीबोर्ड के इंचार्ज थे। उन्होंने पिछले 3.5 दशकों में विभिन्न कार्यों में संगठन की सेवा की है। वह नई दिल्ली में आईसीजी मुख्यालय में उप महानिदेशक नीति और योजनाओं का प्रभार भी संभाल चुके हैं। ठीक है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि ये आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, और आप लोगों का कल का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इसका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा जयपुर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को अभ्यास प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।